Good morning, everybody. I'm Philip Ashok Solomon. As I promised you that I will give you analysis on the base of pre-UPSC questions. Those were asked in UPSC preliminary test and I will give you analysis. तो आज का हमारा जो एनालिसिस है वह इंडियन हिस्ट्री से है. अभी हम इंडियन हिस्ट्री से आपको एनालिसिस दूंगा, ठीक है. तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको न्यू लैब्स फॉर ओल्ड. न्यू लैब्स फॉर ओल्ड यह जो एक एसे था यह किससे संबंधित है. तो माय डियर गाइस, इसके मैं शॉर्ट आंसर पहले दे देता हूँ, उसके बाद एनालिसिस. तो न्यू लैब्स फॉर ओल्ड जो था यह अरविंद घोष के द्वारा लिखित एक लेख था, एसे था. जैसा कि हमें सभी को पता है कि कांग्रेस सूरत अधिवेशन में दो भागों में टूट चुका था, गरम दल और नरम दल, ठीक है. तो नरम दल जिनको ऐसा विश्वास होता था कि अंग्रेज उनकी संप्रभुता का ख्याल करेंगे, एक न एक दिन अंग्रेज उन्हें मैत्रीपूर्ण, उन्हें सोवरेन कंट्री के रूप में हाथों में प्रदान कर देंगे. लेकिन गरम दल जिनको ये महसूस होता था कि अंग्रेज कभी भी हमें मैत्रीपूर्ण रिलेशन के साथ हमारी देश हमारे हाथों में, एक जिम्मेदार भारतीय के हाथों में वो नहीं सौंप सकता, इसलिए वो हमेशा संघर्ष आंदोलन में विश्वास करते थे गरम दल वाले. और अरविंद घोष भी गरम दल के ही नेता के रूप में थे. तो सबसे पहले अरविंद घोष ने इंडियन नेशनल जो कांग्रेस के जो नरम दलीय राजनीति की जो व्यवस्था थी उनका एक कट्टर आलोचक के रूप में इन्होंने न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेख की श्रृंखला किया था, ठीक है. और उन्होंने प्रतिबद्ध किया था. आपको पता होनी चाहिए कि वर्ष 1905 ईस्वी में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है. और बंगाल विभाजन की जो कड़ी आलोचना जो हुई थी वह अरविंद घोष ने अपने पत्र, उस समय उन्होंने एक पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था, कह सकते हैं वंदे मातरम. तो वंदे मातरम अपने पत्र के द्वारा अरविंद घोष जिन्होंने जो थे उसके फलस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों का क्रिटिसाइज किया. उसके साथ ही साथ 4 मई 1908 ईस्वी को अंततः अरविंद घोष को जेल दे दिया जाता है, जेल में बंद कर दी जाती है, ठीक है. जहाँ पर वहाँ जेल में उन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथों का संकलन उन्होंने एकत्रित किए, बहुत सारे आध्यात्मिक कह सकते ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन भी किया. और अंततः क्या हुआ कि 1910 ईस्वी के बाद अरविंद घोष पूर्ण रूप से राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, ठीक है. यानी उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया, बाय बाय कह दिया, ठीक है. और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन पांडिचेरी रहने लगते हैं अरविंद घोष. 1910 ईस्वी के बाद सबसे पहले वो राजनीति से संन्यास ले लिए, ठीक है. और संन्यास लेने के बाद वो पांडिचेरी अपना लाइफ, बचे हुए जीवन को उन्होंने वहां पर उन्होंने व्यतीत किया. और अंततः क्या होता कि 1950 ईस्वी में अरविंद घोष जी का मृत्यु हो जाती है, ठीक है. फिर क्या हुआ कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि अरविंद घोष जी जो थे एक बहुत बड़े चिंतक भी थे, साथ ही साथ एक विद्वान लेखक भी थे, दोनों थे, ठीक है. और इसके फलस्वरूप हम कह सकते अरविंद घोष ने अपने पांडिचेरी में जो उन्होंने एकांतवास में अपना बचा हुआ लाइफ जो व्यतीत किया तथा अनेक ग्रंथों की उन्होंने वहां पर रचना भी किया था, ठीक है. एकांतवास के दौरान उन्होंने बहुत सारी ग्रंथों का रचना भी किया. और वो रचनाओं में से कुछ मुख्य हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. याद रखेंगे उसमें सबसे पहला जो था द लाइफ डिवाइन. सेकंड जो था द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी. तीसरा जो था द एसे ऑन द गीता, यानी गीता पर भी उन्होंने एक लेख लिखा था, ठीक है. पांचवा जो था वो था कन्वर्सेशंस ऑफ द डेड. छठा सुपरमैन. इस तरह के उन्होंने अपने एकांतवास के दौरान पांडिचेरी में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद बहुत सारे उन्होंने लेख भी लिख दिए थे, ठीक है. और इंग्लैंड में जब वो अपना प्रवास करते थे अरविंद घोष साहब जी ने, ठीक है, तो उस समय उन्होंने लोटस एंड डैगर नामक संस्था का सदस्य रहे थे. एक पॉइंट याद रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है. तो जब अरविंद घोष इंग्लैंड में अपने प्रवास रहते थे तो उसके दौरान इंग्लैंड में प्रवास के दौरान उन्होंने इंग्लैंड में लोटस एंड डैगर नामक एक संस्था थी जिसके वो सदस्य भी रहे हैं अरविंद घोष जी, ठीक है. दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ता हूँ. दूसरा क्वेश्चन, अन ब्रिटिश पदावधि का उपयोग किसने किया? अन ब्रिटिश
हमें पता होनी चाहिए अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक हमारे यहाँ किताब आया था, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाई दादा भाई नौरोजी, मतलब इतिहास हमारा वहीं से होगा, ठीक है। तो वो हमारा एक क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावधि का उपयोग किया। माय डियर गाइस, दादा भाई नौरोजी ने अपने किताब में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने भारत के जो अंग्रेजी उपनिवेशिक जो नियंत्रण जो चल रही थी उसकी उन्होंने आलोचना अन ब्रिटिश शब्द के साथ किया था, और अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने किया था। दादा भाई नौरोजी प्रथम इंसान रहे जिन्होंने भारत के सबसे पहले राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय 1867-68 के दौरान इस किताब के तहत उन्होंने देश के जनता के सामने उन्होंने रखा कि हमारा राष्ट्रीय आय क्या है। उस समय 340 करोड़ हमारा नेशनल इनकम था, और पर व्यक्ति इनकम जो पर कैपिटा इनकम जो था वह 20 रुपीज़ था, मात्र 20 रुपया था। इज इट ओके? उन्होंने सबसे पहले उस समय रखा। उसके बाद अब यदि देखते हैं तो साइंटिफिक मेथड के आधार पर सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय रखने वाले डॉक्टर भिक्की आर.वी. राव साहब के नाम आता है। देखिए हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, ये हमारे जो क्वेश्चन है हम बात करते हैं। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल करके सबसे पहले अंग्रेजों की जो यहाँ पर उपनिवेशिकतावाद का जो विचार चल रहा था, इस चीज़ों को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, ठीक है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माताओं की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, स्टेब्लिशर बिल्डर की बात करते हैं, मैं दादा भाई नौरोजी को व्योवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। ओल्डेस्ट ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में इनको नाम से जाना जाता है। माय डियर गाइस, आपको ये पता होनी चाहिए कि 1886, 1893 तथा 1906 ईस्वी के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो चली, ठीक है, ये सारे 1886, 1893 और 1906 ईस्वी तीनों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कर चुके हैं, ठीक है। और मुंबई में इन्होंने ज्ञान प्रसारक मंडली की भी स्थापना किया था, और इन्होंने एक कह सकते एक महिला हाई स्कूल का भी इन्होंने निर्माण किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि 1892 ईस्वी में 1892 में बॉम्बे में इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1892 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इज इट ओके? अब हम बात करते हैं कि जब ये लंदन में थे तो क्या क्या हुआ। जब दादा भाई नौरोजी लंदन में थे तो लंदन में रहते हुए इन्होंने लंदन इंडियन एसोसिएशन तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की 1866 ईस्वी में स्थापना किया। लंदन इंडियन एसोसिएशन तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1866 ईस्वी में लंदन में इन्होंने किया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये राजनीतिक विचारों से काफ़ी उदारवादी विचार के थे, उदार थे कह सकते हैं, क्योंकि वर्ष 1906 ईस्वी में इनकी अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस की जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में, इसमें सबसे पहला स्वराज शब्द या स्वराज की यदि मांग किया गया तो दादा भाई नौरोजी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता काल में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। साथ ही साथ 30 जून 1917 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनको एक चीज याद रखिए कि एग्जाम में पूछा हुआ था कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। भारत का ग्लैडस्टोन, ग्रैंड ओल्ड मैन तो जानवे करते हैं, एक चीज और याद रखिएगा, ग्लैडस्टोन, भारत का ग्लैडस्टोन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब जो इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, में इन्होंने भारत के जो धन का जो निष्कासन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज ऑफ द वेल्थ, ये सिद्धांत जो था, ये जो प्रिंसिपल थी, इस प्रिंसिपल को उन्होंने पूर्ण रूप से कह सकते हैं एनालिसिस किया, पूर्ण रूप से इसका विश्लेषण किया था। इज इट ओके? तीसरा क्वेश्चन हमारा है आज का, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही है। थर्ड क्वेश्चन है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह की रचयिता कौन थे?
देखिए माय डियर गाइस, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो कविता था, यह एक कलेक्शन जो थी, पोएम्स की जो कलेक्शन थी, इसकी रचयिता सरोजिनी नायडू को माना जाता है। सरोजिनी नायडू जी ने ही इस थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड की रचना की थी। हमें सभी को पता है कि सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला जिन्होंने 1925 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय महिला के नाते कांग्रेस की अध्यक्षता कानपुर अधिवेशन में इन्होंने किया था। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू 13 वर्ष की आयु में, मात्र 13 साल, व्हेन शी वाज 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल की उम्र में लेडी ऑफ द लेक, लेडी ऑफ द लेक शीर्षक से इन्होंने एक कविता लिखी थी। मात्र 13 साल, सोच लीजिए 13 साल में हम लोग मैट्रिक करते हैं 14 एंड 14 प्लस एज पर द न्यू एजुकेशन रिफॉर्म एंड पॉलिसी। इन्होंने 13 साल में लेडी ऑफ द लेक शीर्षक से उन्होंने कविता लिख दी थी। उसके बाद हमने बताया कि 1925 ईस्वी के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी अध्यक्षता भी सरोजिनी नायडू जी ने की थी। इज इट ओके? 1930 ईस्वी में जब दांडी मार्च शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी का दांडी मार्च में सरोजिनी नायडू व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जेल भी गई, ठीक है, और इन्होंने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष नियुक्त भी किए गए थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद हम कह सकते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, सरोजिनी नायडू को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का उनको सबसे प्रथम महिला गवर्नर भी नियुक्त की गई थी। मुख्य बात यह हो रहा कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी कुछ प्रसिद्ध, मैं किताब के नाम बता दूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वह है जैसे सॉन्ग ऑफ द इंडिया, सॉन्ग ऑफ द इंडिया। सेकेंड है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जिसकी भी हमने चर्चा कर दिया। द फायर ऑफ डॉन, द फायर ऑफ डॉन, द वर्ल्ड ऑफ टाइगर, द ब्रोकन विंग। ये सारे के सारे रचना जो हैं, ये सारे के सारे रचना सरोजिनी नायडू जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो नारा। ये तो हमें पता है, सब लोग ये जानते हैं, करो या मरो का जो नारा दिया गया था आंदोलन में, किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। इतना तो कन्फर्म है, लेकिन इसके एनालिसिस अकॉर्डिंग टू तो देना होगा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है। तो सबसे पहले याद रखिए कि करो या मरो, डू एंड डाई, ये जो स्टेटमेंट था, जो कोटेशन थी, दिस वाज गिवन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे दिया गया, और से यह संबंधित भी है। इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन टू बी अगस्त क्रांति, अगस्त कंपैक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की यह एक अंतिम महान लड़ाई थी। यदि उस समय पूरे देश एकता हो जाती तो 47 में आज़ाद नहीं होती, बल्कि 1942 में देश कंप्लीटली आज़ाद हो गया होता। ठीक है। मार्च 1942 ईस्वी में जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया, यहाँ के लोगों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे गरम दल हो, नरम दल हो, ये सारे को जब वो अपने विचारों में संलग्न करने में जब कहीं न कहीं असमर्थ हो जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की इच्छा न रहने के बावजूद, यानी अनुच्छा कह सकते हैं, साझेदारी का साम्राज्यवादी युद्ध जो घोषित कर दिया गया था, उसका तटस्थ रखने की बात करेगी। लेकिन क्या हुआ? नेहरू जी ने उस समय कहा कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता, मतलब इंडिपेंडेंस नहीं हो जाता, तब तक भारत को युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। दिस कोटेशन कोटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इज इट ओके?
और गांधी जी ने अंततः नेहरू जी की ये जो कही गई विचार था, दिया हुआ जो विचार था, इसको महात्मा गांधी जी ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन क्या होता है माय डियर गाइस कि 27 अप्रैल से 1 मई 1942 तक, 27 अप्रैल से 1 मई 1942 तक इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक चलती है। और उसके दौरान गांधी जी के जो कट्टर कह सकते हैं, जो समर्थक थे, जिनको और कुछ नहीं दिखता था, केवल गांधी जी ही दिखते थे, ईच एंड एवरीथिंग गांधी जी, जैसे अभी वर्तमान में मोदी जी दिखते हैं। तो गांधी जी के जो कट्टर समर्थक थे ने उनके प्रस्ताव, जिसमें अंग्रेजों को भारत से जाने को उन्होंने कहा था, कौन, महात्मा गांधी जी ने, का समर्थन उन्होंने किया। लेकिन यह प्रथम अवसर था, दिस वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद आदि नेताओं ने इस प्रस्ताव का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पर्सन who permitted and announced that the British must quit India now. But what happened? पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अबुल कलाम आजाद ने इस बातों को बहिष्कार कर दिए। फिर क्या होता है, 7 जुलाई से 14 जुलाई 1942 तक, 7 जुलाई से 14 यानी एक सप्ताह, 7 जुलाई से 14 जुलाई 1942 तक चलने वाली जो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक वर्षा में चल रही, सॉरी वर्षा नहीं, वर्धा, ठीक है, वर्धा में जो हुई थी, अंततः क्या हुआ कि 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भारत छोड़ो नामक जो एक प्रस्ताव था, जो गांधी जी के द्वारा दिया गया जो प्रपोजल थी, उसको उन्होंने पारित करा दिया। वहां पर वर्धा में पारित हो गया। और पारित होने के बाद गांधी जी कांग्रेस को यह चुनौती भी दे दी कि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आखिर महात्मा गांधी जी को ये शब्द क्यों कहना पड़ा? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज अभी भारत छोड़ो, इस विचार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहिष्कार कर दिया था, मानने से अवहेलना कर दिए थे। अंततः महात्मा गांधी जी को कहना पड़ा कि यदि कांग्रेस नहीं मानेगी तो मैं एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और अंततः क्या होता है माय डियर गाइस कि अगले महीना यानी अगस्त, अगले महीना के अगस्त के 7 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। कहाँ होती है भैया? बम्बई में, ध्यान दीजिएगा। तो ऑल 7 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक जो होती है बम्बई के एक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के नाम सुना होगा, ग्वालियर टैंक मैदान में वहाँ पर एक बैठक होता है। और गांधी जी के जो भारत छोड़ो आंदोलन जो एक प्रस्ताव था, इसको कांग्रेस की कार्यकारिणी में कुछ संशोधन करते हुए इस चीज़ों को स्वीकार कर लिया गया तथा पारित कर लिया गया। और अंततः गांधी जी ने आज़ादी को अपना लक्ष्य घोषित कर लिया और उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया, डू एंड डाई का उन्होंने नारा दे दिया कि यदि हमें कुछ करनी है तो हमें इसका कार्य करना होगा। एक और क्वेश्चन है इस एपिसोड में, 4-5 क्वेश्चंस का मैं दे रहा हूँ एनालिसिस, कम से कम आप पढ़ें तो आपको सुनने में मजा आ जाए। अगला क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली से। देखिए, कहता है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले माय डियर गाइस आपको पता होना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली भारत आखिर आया था क्यों? ये भी तो एक समस्या है। आखिर भारत आक्रमण क्यों किया, ये भी तो समस्या है। तो आक्रमण के बारे में तो पूछा है। तो सबसे पहले याद रखिए कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी, तो लड़ने का जो उसका मुख्य कारण था, वह मुख्य कारण था कि मराठों के द्वारा लाहौर से अपने वायसराय, जिसको नाम था तैमूर शाह, अपने वायसराय किसका? अहमद शाह अब्दाली का। तो उसका जो वायसराय उसका नाम था तैमूर शाह को लाहौर से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है। और इस निष्कासन की बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी कबीले के अफगान सरदार था। एक चीज याद रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी कबीला जो था का अफगान सरदार था, जिन्होंने सबसे पहले 1747 ईस्वी में 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या कर करके उन्होंने गद्दी पर बैठ गया था। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की हत्या 1747 में किया और करने के बाद वो यहाँ की गद्दी पर, मतलब उस गद्दी पर बैठ गया। और रोचक इतिहास से जुड़ा हुआ है यह है कि उन्होंने 1748 ईस्वी, 47 में तो गद्दी पर बैठ गया मार करके नादिर शाह को, और अंततः 1748 ईस्वी से 1767, 48 से 67, मोटा मोटी 19 से 20 साल कह सकते हैं, तक भारत पर 7 बार आक्रमण किया भैया। 7 टाइम्स ही अटैक्ड इंडिया। और उसने पहला जो आक्रमण किया था वह 1748 ईस्वी में किया। किंतु क्या हुआ कि राजकुमार अहमद के जो नेतृत्व में शाही सेना ने उसको परास्त कर दिया, तो थोड़ा सा उसके आंतरिक जो शक्ति थी या जो ईगो था वह कहीं न कहीं डेमोरलाइज तो हो ही गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुई कि उसके तुरंत बाद कह सकते हैं अहमद शाह अब्दाली ने 1751 ईस्वी तथा 1752 ईस्वी में आक्रमण कर लिया, और आक्रमण कर करके पंजाब पर कंप्लीटली कह सकते हैं उन्होंने अधिकार जमा लिया, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होती है मेरे भाई, इसके बाद होती है कि अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ने दिल्ली पर भी आक्रमण किया और वहां पूर्ण रूप से कह सकते हैं लूट पाट जितना भी बन सके उन्होंने किया। और कह सकते हैं जो एक रेसिप्रोकल जो हित होता है, जिसको हम लोग पारस्परिक हित बोलते हैं, हित विरोध के कारण उन्होंने अब्दाली तथा मराठी के बीच तनाव निरंतर बढ़ता चला गया। और यही कारण हो गई कि अंततः 11 जनवरी 1761 ईस्वी को, अंततः 11 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के तृतीय युद्ध हो गया। और उस युद्ध में उसने मराठों को परास्त कर मराठा की जो शक्ति थी उसकी उन्होंने कमर तोड़ दिया और अंततः मराठों पर राज करना चालू कर दिया। तो इस एपिसोड में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस का एनालिसिस दिया। अगला एनालिसिस आपके साथ देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कमेंट करते रहिए और जैसा लगे बताते रहिए। ऑल द बेस्ट। अभी एनालिसिस हिंदी में ही होगी। ऑल द बेस्ट।